हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने प्रशिक्षित स्नातक अर्थात कि टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से हम लोग आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और थोड़ा जल्दी होगा ये, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको क्वेश्चन आपकी आंख के सामने से गुजरना चाहिए और आप देखेंगे कि और पहले के भी बहुत सारे रिपीटेड इसमें क्वेश्चन हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ नया है और आपको बताना है, मैं वहाँ पर बताऊँगी। तो फटाफट से आप लोग शुरू हो जाएं और अलर्ट हो जाएं। यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। आज थोड़ा आपको मेरी वॉइस थोड़ी धीमी लगेगी, शायद मेरे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है, तो आंसर तो मैं लगा ही रही हूँ और साथ में इतनी भी धीमी नहीं है कि आप सुन ना पाएँ, तो रोज़ के हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। तो भाई इसके लिए आप लोगों को सॉरी, इसलिए मैं आज वीडियो शायद ना अपलोड कर पाऊँ और कल देखते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हमारे में 47, 48, 56 और 52, तो वहाँ पर 1947 में हुई। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको करेक्ट आंसर ही बताऊँ, पूरा ना पढ़ूँ, क्योंकि वैसे भी वॉइस बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट पूरा चारों ऑप्शन को ना पढ़ते हुए सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही पढ़ूँगी। तो दूसरा है 1 किलोमीटर में होते हैं कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? 1000 मीटर। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। और हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है 1947 में है, तो आप ये भी साथ में याद कर लें। कब है? 27 अगस्त। ओके, 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और यहाँ पे चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। स्राव और गंभीर रूप से जलना, औसत रक्तस्राव। तो सबसे पहली चीज़ जो है, कभी भी अगर ब्लीडिंग हो तो सबसे पहले उसको रोका जाता है। और प्रश्न ये भी पूछता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं? तो सूखी एवं लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त जो चीज़ धंस गई है उसको बाहर निकालना, टूटे हुए हिस्से को हटाना, निकासी अंगों को बदल देना चाहिए और चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो खुला घाव है, उसमें क्या घुसी हुई वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले यही सही होता है। फिर अगला प्रश्न है ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं शिक्षण संस्थाएँ, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती, राष्ट्रीय संस्था। तो ऐसी उसमें ये आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, वो कौन से ऐसे होते हैं? तो उसमें जो शिक्षण संस्थाएं हैं, खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते हो, ठीक है, घुसी हुई वस्तुओं को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला है आपका शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती, राष्ट्रीय संस्था। तो इसमें स्तरबद्ध नमूना चयन करने के तरीके प्रभावकारी होते हैं। किसमें, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होंगी? शिक्षण संस्थाओं के सबसे ज़्यादा अथेंटिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचड़ी है? जेड चाचड़ी, टी चाचड़ी, एफ चाचड़ी और काई स्क्वायर चाचड़ी। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रचलित है वो आपकी काई स्क्वायर। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा और पंचायती राज के द्वारा। तो ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी। और जो हमारे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण मतलब एक ही जगह पे सारी चीज़ों का इकट्ठा होना, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से परिधि की ओर, मतलब ऐसा सारा जो शासन है वो सिर्फ केंद्र के हाथ में ही ना रह करके, केंद्रीय शक्तियों के हाथ में रह करके उसको सभी में पूरे देश में बांट दिया गया। और बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत की है वो कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति में है। तो
जो ये विकेंद्रीकरण है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, वो कि कब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952, कौन सा 73वां, इसको नोट कर सकते हैं आप, पूछ लेता है। संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 अनुच्छेद और जो वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, कौन कौन से, 243 से 243 से 243 ओ तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पर इसका दिया गया। और ये कौन सा, ये आपका अनुच्छेद था, ये था 16, इसमें पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद दिए गए थे, ठीक है। तो 243 से ओ तक, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें इसको किया गया, और इसके अंतर्गत पंचायती राज के संचालन के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषय, 29 विषयों का मतलब उल्लेख किया गया है। और मैंने आपको बताया पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है, ठीक, और त्रिस्तरीय का श्रेय किसको जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसमें बंद करके आप करेंगे, मनरेगा में कम से कम 100 दिन का रोजगार की बात करता है, रोजगार की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई क्या है, वो अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई आपकी क्या है, मॉर्फिन है। और मॉर्फिन क्या है, यह अफीम से प्राप्त होती है, और यह क्या है, एक एल्कलाइड है, पेन किलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर किससे होता है, तो ये फौजी राइफल से होता है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पीकरण कार्बनिक और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम द्रव धाराओं में घुले हुए, ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक, तो उसमें क्या है, क्लोरोनिफिकेशन या क्लोरीनेशन है, क्लोरीन का इसमें प्रयोग किया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावण होता है, हम सभी जानते हैं इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। डायबिटिक मेलाइटस, इसके स्रावण ना होने से वो क्या होता है, वो रक्त में शर्करा जाने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस नामक रोग हो जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वो हम जानते हैं कहाँ से, दृष्टि आपकी पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु और तंत्रिका कोशिका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कशेरुक रज्जु, अर्थात स्पाइनल कार्ड से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैसे कि कांटा लगते ही पैर को हटा लेना, सुई चुभ जाने पर तुरंत हाथ को हटा लेना, तो ये सारी क्रियाएं जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। शरीर के ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, क्या चीज़ है जो ऊतक में ऑक्सीजन जो देगा, तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीमधन आयरन, ठीक है। हीम क्या है, आयरन है, ग्लोबिन क्या है आपका, प्रोटीन है, और ये क्या ऑक्सीजन का संचरण करता है हमारे टिश्यूज़ और सेल्स टिश्यूज़ में। गर्भ धारण करने की स्थिति का पता चलता है मूत्र में हार्मोन्स के मिलने से। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो लार वाला प्रश्न आपने बहुत ज़्यादा बार मतलब कि सुना, बार इस चीज़ को आप देखते आए हैं, तो उससे क्या होता है, एमाइलेज है, बिल्कुल भी हमको भूलना नहीं है, टाइलिन और एमाइलेज का नाम आ जाएगा तो आप जानेंगे कि क्या वो लार से ही संबंधित है। तो सलाइवा मतलब चिपचिपा सा एक पदार्थ। अगला प्रश्न है हमारा, गहरी सांस लेते समय की कितनी वायु में फेफड़ों वह भारी मतलब डाली या निकाली जा सकती है जब हम सांस लेते हैं। तो गहरी सांस कह रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। गहरी सांस के समय 1640 घन सेंटीमीटर हम लोग वायु फेफड़े में भरते हैं व निकालते हैं, और अगर नॉर्मल है तो फिर 500 घन सेंटीमीटर वायु हमारे फेफड़ों में जाती है नॉर्मल में, और 1640 कब जाती है, जब गहरी सांस लेते हैं। तो मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि ये सारी चीज़ें मिल करके कितने प्रतिशत होती हैं, तो ये 70% होती हैं, ठीक। और मांसपेशियां कितनी, 800 करीब, मतलब जैसे आपकी 634 या ऐसा कुछ करके मांसपेशियों की संख्या है, 600 से ऊपर ही रहती है।
कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो आंख बंद करके लगा सकते हैं केंद्रक। ठीक है, अगर बात मैं करूं कि केंद्रक की खोज किसने की और कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की जो खोज है वो किसने की है हमारे, वो रॉबर्ट हुक ने की है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं, बार बार मैं बताती हूँ। और केंद्रक क्या है, ये रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अगला प्रश्न, मस्तिष्क समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है। जब भी हम बात करते हैं किसी चीज़ की, कोई भी जैसे समस्या है, कई लोगों के बीच में उसको रख दिया गया, कोई अपना समाधान खूब दिमाग लगा रहे हैं उसको, तो उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होता है। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय और प्रजातीय भिन्नता। तो जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं ये बुद्धि को प्रभावित नहीं करती। वंशानुक्रम का प्रभाव, हाँ, व्यवसाय का भी प्रभाव, लोहार का बेटा लोहार, हाँ, और प्रजातीय भिन्नता, जैसे मतलब जहाँ के लोग जिस तरह के होते हैं उसमें उस पर भी उसकी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो दो शब्दों के वाक्य की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो ये बच्चे हैं वो 18 से 24 महीने की आयु में, मतलब 1.5 से 2 साल की आयु में 2 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न, माता के शिशु में बनने वाला प्रथम बंधन कौन सा है। सहयोग है, लगाव है, क्रोध है, संवेग है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्शन मतलब लगाव होता है माता से बच्चे को। शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक वियोग मतलब लगता है कि उनको कोई जैसा दूर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 8 से 10 माह में। आसक्ति बंधन में साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली जाएगी, जैसे ही अपने आसपास अपनी माँ को नहीं देखते वो क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो वो एज कौन सी है, 8 से 10 माह की आयु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर मार्ग के द्वारा कौन सा टीका दिया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए जो खसरा है, खसरे का टीका जो है जिसको कि हम लोग मीजल्स कहते हैं। ठीक है, मीजल्स जो है वो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। और यह क्या है, मीजल्स एक संक्रामक बीमारी है तथा संपर्क में आने पर होने का डर रहता है। प्रारंभ में साधारण दिनों में सर्दी और खांसी होती है व नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। खसरा बहुत महीन से घमौरी की तरह से दाने इसमें हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है पहला टीका, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, पहला टीका BCG। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगता है, BCG। अब मैं आपको BCG के बारे में बताती हूँ थोड़ा। BCG जो है इसका अगर फुल फॉर्म कभी पूछा जाए तो उसका है बैसिला कालमेट ग्यूरिन। क्या है, बैसिला कालमेट ग्यूरिन। अब आप सोचेंगे ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं, तो ये बैसिला कालमेट ग्यूरिन ये कुछ नहीं है, जिन्होंने BCG की टीके की खोज की थी ये उनके नाम है। ठीक है, तो इसमें जो आपके अल्बर्ट कॉलमेट हैं और केमाइलिन ग्यूरिन हैं जिन्होंने BCG के टीके की खोज की। और हम सभी जानते हैं तपेदिक के लिए ये टीका लगता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना उसी के लिए, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और फिर उसके बाद एक चीज़ और है कि इसमें जो कौन सा ऐसा जिससे होता है ये आपको, तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से खसरे की बीमारी होती है, उसका कारण है ये। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 20 घंटे की नींद लेता है। अच्छा, और 3 मास में 19 घंटे की, 6 माह में 18 घंटे की, 12 माह में 16 घंटे की नींद लेता है। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण करने के सप्ताह के पास जन्म लेता है। तो जो आपका पूर्ण परिपक्व शिशु है वो 37 जो पूरे सप्ताह पूरे कर लेता है, उसके बाद जो जन्म लेता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण परिपक्व शिशु। मासिक चक्र का समय कहलाता है, क्या कहलाता है, यौवन, रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन, मासिक स्राव। तो जो आपका मासिक चक्र का समय है वो क्या कहलाता है, वो रजोदर्शन कहलाता है। इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न लगे तुरंत आप इंग्लिश की तरफ जाएं और मुझे आपका आधा तो वहीं पे हल हो जाता है क्वेश्चन। जब जाइगोट, तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। भाई जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट जा कर के स्थापित हो जाता है गर्भाशय में ना हो कर के, वहाँ पर मतलब इकट्ठा वो हो जाता है, क्या उसके लिए एक वर्ड आता है, मतलब जाइगोट क्या होता है वहाँ पर, क्या वहाँ पर जैसे गर्भाशय में स्थापित होता है ना, आरोपण जो कहते हैं गर्भाशय में हो जाता है, तो उसी तरह से ये क्या होता है, डिंब वाहिनी नलिका अर्थात कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, वही क्या है आपका एक्टोपिक गर्भाशय है। फिर कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता है क्या क्या चीज़, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ए और सी दोनों, तो करेक्ट आंसर ए और सी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और क्या है रिलैक्सिन हार्मोन। 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन वो आपकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को उभारने के लिए आता है, जैसे मासिक स्राव का होना, मतलब प्यूबर्टी से रिलेटेड और भी जितना आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए रिलैक्सिन, मतलब जब बच्चा होता है उस समय क्या करता है, बॉडी को स्थान देने का काम करता है। तो ये 3 तरह के हार्मोन होते हैं। ठीक, तो ये कौन सा है जो हमने बताया, फीमेल का है। और अहंकार के समारोह पर आधारित है। वास्तविकता का जो सिद्धांत है वह अहंकार के समारोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है साइक्लो एनालिटिक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। तो जो साइको एनालिटिक सिद्धांत है ये हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ये कहाँ, ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे और इन्होंने इदम अहम और परम अहम है ये 3 चीज़, और सिगमंड फ्रायड का ही आपका जो है ये साइको एनालिटिकल सिद्धांत है। और इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी, मतलब साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है वो भी इन्हीं की दी हुई है। और सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियाँ बताई। मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी, इन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई, जिजीविषा और मुमूर्षा। जिजीविषा को इन्होंने क्या कहा, इरोस कहा, और मुमूर्षा को क्या कहा, मुमूर्षा को कहा थॉन्टास कहा। ये आपको याद रखिए, पूछ लेता है कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ थी, तो वो 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई थी। और लिबिडो वर्ड भी इन्होंने ही दिया, जो कि सेक्स, जो बच्चों में जो मतलब जो लैंगिकता वाले कार्य होते हैं वो लिबिडो के कारण ही होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए हुए हैं। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक विधि है। दृष्टिकोण का अगर तुम्हें मतलब बदलना है तो हम क्या करेंगे, संबंधी सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, भूमिका अभिनय। उनको उस तरह की चीज़ें दिखाएंगे करके, जिससे कि उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ इस तरह से हम परिवर्तन करके इस काम को कर सकते हैं। छद्म परिपक्व काल मतलब झूठी अवस्था, मतलब जैसे ड्रामा करना कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चे कहते हैं हम बड़े हो गए, फिर जब मौका मिलता है कहते हैं अभी तो हम छोटे हैं, तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है, वो आपकी पूर्व नहीं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था, छद्म परिपक्व काल, छद्म उत्तर बाल्यावस्था से भी ऊपर कौन सी, किशोरा अवस्था। किशोरावस्था में इसमें न बच्चा अभी मतलब युवा होता है और न ही वो अभी बालक ही है, तो वो किशोरावस्था की अवस्था है। तो इसमें क्या होता है, छद्म परिपक्वता काल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी को मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं, ये जो है आपके ये अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। और यह लैटिन भाषा के शब्द इडोलेसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। ओके, तो ये हमारा छद्म परिपक्वता की बात करेंगे तो किशोरावस्था आ जाएगा। एक शिशु घुटने के बल चलता है, किस आयु में प्रारंभ करता है चलना, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने, 3 से 5 महीने या 1 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 7 से 9 महीने। ये सब आप बिल्कुल याद, ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, इसको आप याद करके रखिए, क्योंकि अक्सर गलत हो जाती है। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है, पूर्व बचपन, उत्तर बचपन, किशोरावस्था, उत्तर किशोरा अवस्था। तो यहाँ पर जो आपकी उत्तर बचपन मतलब उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वही आपकी गैंग एज कहलाती है। ठीक है, अगर पूर्व बालक है तो प्री गैंग एज पे ये जाएगा। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, इच्छाओं को, लागत को, संसाधनों को, उद्देश्यों को। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है मूल्यांकन किसका किया जाता है, उद्देश्यों का।
जैसे जो उद्देश्य हमने बनाए हम उसको देखते हैं कि हम उसको लास्ट में अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो इसी से हमारे कार्य का मूल्यांकन हो जाता है। टेबुला रासा क्या आपकी ब्लैंक स्लेट। टेबुला रासा किसका? ब्लैंक स्लेट। और उन्होंने किसने कहा है इसको ब्लैंक स्लेट मतलब खाली स्लेट? ये हमारे जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो खाली स्लेट के समान है। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, सिर्फ निकट दूर क्रम में, ठीक है। निकट दूर केंद्र से परिधि की ओर, मतलब यहाँ से ऐसे इस तरह से आपके लिम्स में ऊपर की तरफ जाएगा, हाथों पैरों इन सारी चीज़ों में जाएगा। हाँ, तो ये आपका कौन सा? केंद्र से परिधि की ओर है। और सिफेलोकार्डल में सिर से पैर की ओर। जब भी प्रश्न आए तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इस तरह के प्रश्न को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लें, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। संस्थाएं जो इसको ये कट गया है, मैं बोल दे रही हूँ। संस्थाएं जो कम उम्र के बच्चों को संरक्षणता होगा वह देखभाल करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं, या फिर उनको रिमांड घर कहते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। जो कम उम्र के बच्चों को दी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रेच के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्रेच क्या है? ये 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ शिशुओं का पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। वैसे ये देखा जाए तो ये अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा है कि मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हैं और बच्चों को क्रेच में छोड़ देते हैं। बालवाड़ी या शिशु घर, उसमें क्या है? 2.5 से 6 वर्ष, ये सब हम लोग जानते हैं कि जो बालवाड़ी ये हमारे यहाँ जैसा आंगनवाड़ी जैसा कार्यक्रम जो रहता है वो है। और 6 वर्ष के ऊपर वो किस में आ जाएंगे? हमारे प्राइमरी के अंतर्गत आ जाते हैं। और रिमांड घर क्या है? जहाँ पर सुधार गृह भी कहते हैं, 12 से 18 तक के किशोरों को वहाँ रखा जाता है। अगला है प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन को गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक लेकर के जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात अगर गर्भकाल से, इन्होंने ये जन्म के बाद से नहीं, गर्भकाल से इन्होंने कहा है, तो वो है आपके क्रो एंड क्रो महोदय। यहाँ आप देखेंगे कि गर्भकाल की जब से प्रारंभ करेंगे तो क्रो एंड क्रो महोदय का है। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई? तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना सन 1928 में दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुई। दिल्ली में कब? 1900 द्वितीय अधिवेशन में हुई। और सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो 1975 है उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की मान्यता दी गई और 1928 में महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई। राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया कौन सी? 500 मिलीग्राम फोलिक एसिड की है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई? मतलब ICDS की बात कर रहा है तो सन 1975 में। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ और बार बार बताती हूँ आपको। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या है? 6 वर्ष तक के उम्र के, इसमें कितने वर्ष तक के उम्र के? 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। क्या क्या चीज़ें? स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का। कितने साल के? 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे। ठीक है, फिर अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? ये हमारे 2 अक्टूबर 1952 को। फिर वन स्टॉप, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न आपको रट गए होंगे। वन स्टॉप सेंटर योजना में निम्नलिखित क्या है? तो उसमें मेडिकल सहायता भी, कानूनी सहायता भी, मनोवैज्ञानिक परामर्श भी आता है, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं आती है। तो वन स्टॉप सेंटर की योजना जो है इसलिए की गई क्योंकि इसका उद्देश्य सेवाओं की एक समेकित रेंज तथा पहुँच को सुगम बनाना है, जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श कराना भी है। समझ गए आप? फिर यहाँ पर ये 3 मतलब पहला, दूसरा और मतलब A, B और D, तो जो A, B, D होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों, बच्चों एवं स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो ये बिल्कुल हमारे किस में? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। अगला प्रश्न है,
WHO ने स्वास्थ्य के बारे में दी हुई परिभाषा, बिल्कुल आपको कीवर्ड याद रखना है कि जो WHO ने कहा, सिर्फ ये कहा कि स्वास्थ्य ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिले तुरंत आप जान जाएं कि वो आपकी WHO की डिफिनेशन है। न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति, वो क्या है, हमारी स्वास्थ्य की स्थिति कहलाती है। ये नहीं कि हम शरीर से फिट हैं तो हम स्वस्थ हैं, मेंटली और सोशली और फिजिकली भी हमें फिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। संचार दिखाए गए यंत्रों में से किसकी जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है? संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों की किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। तो वो क्या है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन या यात्रा आयोजन। तो जब भी एग्जीबिशंस लगते हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमारा मान लीजिए हमने कि नया गोबर गैस प्लांट बनाया, हमने उनको बताया कि इससे आप बल्ब भी जला सकते हैं, इससे आप खाना भी बना सकते हैं। तो जितना अच्छे से आप डिमॉन्स्ट्रेट सबसे अच्छा किस में कर सकते हैं? प्रदर्शनी में ही डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य हैं? तो गैर प्रक्षेपित मैंने आपको बताया था ना, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से समझ जाइए, टीवी है, ओपेक, ये प्रेक्षण जो है वही प्रोजेक्टर है। चलचित्र तो होगा ही, वीडियो भी होगा और ओपेक प्रेक्षण भी होगा। तो कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? तो नॉन प्रोजेक्टेड, इसमें चौक और बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? करेक्ट होता है। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से दिखाई देता है? समाज के ताने बाने में, अंकीय विभाजन में, ई वाणिज्य में और अपुष्ट समाचार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। समाज के ताने बाने में भी, अंकीय विभाजन में भी, ई वाणिज्य में, लेकिन अपुष्ट समाचार में नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाता है। 2 वर्ष से कम के शिशुओं के वजन को नापने का सबसे अच्छा यंत्र क्या है? लीवर बैलेंस है। अगला है, सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे जो आपकी वहाँ बड़ौदा गुजरात वाला है, तो महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 1936 में महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान का शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया और सन 1936 में मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया, ठीक। अगर अनिवार्य करने की बात पूछेगा तो 1936 होगा। अगला प्रश्न है, प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब है? कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब, अलग सा प्रश्न ये पूछ लिया है, आप जान लीजिए करपासा। नेक्स्ट है हमारा, जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक कैसा लगेगा? चमकदार लगेगा, फीका लगेगा, गहरा लगेगा और हल्का लगेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक पूरक रंग लगाए जाते हैं तो वो कैसा लगता है? और भी ज़्यादा गहरा लगेगा। हाँ, तो इसमें रंग पहले से अधिक गहरा प्रतीत होगा। वस्त्र संयोजन में रंगने रंग का उचित स्थान होना आवश्यक है। रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्त्रों में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, फर्नीचर के इतिहास के बारे में बोरोक शैली का कौन सा काल है? तो बोरोक शैली की बात यहाँ कर रहा है, तो बोरोक शैली का कौन सा काल है? तो ये आपका 1775 से 1875 का काल है, ठीक। क्या है आपका? 1775 से 1875 का काल है। तो आंतरिक सज्जा में फर्नीचर केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। फर्नीचर का महत्व न केवल आंतरिक सज्जाकार हेतु वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, संग्रह हेतु उपयोग कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्नीचर कहा जाता है। और फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का काल 1775 से 1800 तक का है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति, ट्यूब और मेज। तो जो ये है इसमें ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। क्या? ताप दीप्ति प्रयुक्त होता है। इनमें से किस तत्व का प्रयोग में कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है? तो यहाँ पर जो बैलेंस है, मतलब कि आपका बैलेंस की बात अगर हम करें तो
संतुलन, हाँ संतुलन जो है उसमें इन सारी चीज़ों को दोहराया जाता है। अगला है, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? तो इसमें जो विकर्णी रेखाएं हैं, हाँ विकर्णी रेखाएं मतलब इस तरह से वो क्या करती हैं, सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्ति करती हैं। सिंक सीमेंट फर्श के दाग हटाने में प्रयुक्त होती हैं। ऑक्जेलिक एसिड, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। और कल मैंने स्टेन रिमूविंग का आपको बताया था, तो सिंक पर सीमेंट फर्श दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय या शक्ति को बचाता है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, रेंज, टेलीविज़न। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि आपको बचाएंगी? तो इसमें हमारा प्रेशर कुकर, ये हमारी समय एवं शक्ति दोनों को बचाता है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो घरेलू कार्यों को करने के लिए 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। एक है आपके परंपरागत हो गए और दूसरे क्या हो गए जो नए समय के हैं, जिसमें हमारा LPG द्रव आदि आता है। मिट्टी का तेल, LPG द्रव, अब आज इंडक्शन वगैरह भी इस तरह के जो हैं, तो वो मेनली कितने 2 प्रकार के होते हैं। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घरों का प्रकार कौन सा है? अगर आपका क्षेत्र बड़ा है तो वहाँ पर कौन से रसोई घर की आवश्यकता होती है? तो बड़े क्षेत्र के लिए L आकार के रसोई घर की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था ना, L आकार का रसोई घर होगा तो ये जो स्पेस होगा यहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह भी हम लगा सकते हैं और अपने कार्य को और भी सरल बना सकते हैं। मुंडेल के कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तनों के वर्गों को विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले बॉडी पोस्चर की बात हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होता है। सरलीकरण के पहले 3 था भैया, फिर उसके बाद इन्होंने 5 में परिवर्तित कर दिया। तो पहला शरीर की गतियों में परिवर्तन, दूसरा संग्रहीकरण में और तीसरा उत्पादन में। ठीक है, तो उत्पाद में परिवर्तन। फिर अगला है हमारा प्रश्न, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग को न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो जो 24 घंटे की अवधि है उसमें न्यूनतम जो बिजली की मांग के स्तर को क्या कहते हैं? पीक लोड कहते हैं। ठीक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वही पीक लोड का बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मूल्य आयोजन, लक्ष्य आयोजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर B। तो हम सभी जानते हैं पारिवारिक बजट। और जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सकता है उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिसे निपटाया जा सकता है उसकी राशि कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक होनी चाहिए। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पे, ड्राफ्ट, बियरर चेक, विदेशी चेक। तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक जो होता है वो हमारा बियरर चेक होता है। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय, ये सारे प्रश्न जो मैं नहीं बता रही हूँ इसको मैं पहले बता चुकी हूँ पहले के उस वीडियोज़ में। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहते हैं? धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय, कुल आय। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ अभौतिक आय होती है। तो वास्तविक आय को संतोष जो अगर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक होती मतलब साइकोलॉजिकल, तो वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर वही होता। मूल्य बनते हैं मानव रुचि इच्छा के अनुसार और व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी करेक्ट होता है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार की प्रेरणा का मूल्य है। मानव व्यवहार का प्रेरणा का मूल्य है। तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने क्या कहा है कि पार्कर मोटिवेशन जो है वो क्या है? वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका A सही होता है, सत्य है। तो पार्कर के अनुसार इन्होंने वर्गीकरण में पार्कर का आपको बताऊंगी। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, दर्जा, मनोवृत्त, मूल्य एवं लक्ष्य। तो किसी बिंदु पर कुछ करने की जो इच्छा है वो क्या है? वो हमारी लक्ष्य है। ठीक, गृह प्रबंधन लक्ष्य कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? अल्पकालीन, इंटरमीडिएट और दीर्घकालीन। गृह प्रबंध क्या है? मेंटल प्रोसेस है। होम मैनेजमेंट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर A सही होता है। कपड़ों के से जानवरों के पुराने दागों, खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपचार करना चाहिए? तो यहाँ पर नमक के पानी में डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना चाहिए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है,
कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। कितना कपड़ा लेना चाहिए कुर्ता बनाते समय? लंबाई का 2 गुना तथा बाँह की लंबाई, क्योंकि दोनों साइड की लंबाई और बाँह की लंबाई अलग से ले लेंगे। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं? तो ब्राउन शीट मतलब वही जो ब्राउन पेपर होता है उसकी बात कर रहा है ये, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेपर पैटर्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेपर पैटर्न के नाम से जानते हैं। फुलकारी कढ़ाई कहाँ की है? फुलकारी हमारे पंजाब की कढ़ाई है। कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी का वीडियो पहले पड़ा हुआ है, आप सब ज़रूर उसको देखें। हाँ, और वर्क सिंप्लीफिकेशन के भी मैंने 2 वीडियो डाले हैं, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट दोनों है, अर्थात कि आपका समय प्रबंधन और फिर उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट में आपका ऊर्जा का प्रबंधन। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैडम HRM का बना दीजिए, आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का बना दीजिए, लेकिन आप लोगों ने, हमें लगता है वो कार्य सरलीकरण लिखा हुआ है तो आपको लगता होगा कि कार्य सरलीकरण का ही है। ऐसा नहीं है, मैंने उसमें कार्य सरलीकरण के अंतर्गत ही जो आपकी एर्गोनॉमिक्स है उसको भी पढ़ाया है, और फिर उसके बाद आपका जो वर्क सिंप्लीफिकेशन के जितने सिद्धांत हैं उनको बताया है मैंने, और उसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट भी है और आपका वर्क मैनेजमेंट भी है, और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो भी उसमें दिया है, टूल्स एंड टेक्निक्स सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो आप दोनों पार्ट उसका देखें, आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें कि एर्गोनॉमिक्स का एक में थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर किया है और दूसरे में सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसमें दिया है, और उतना आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन, एर्गोनॉमिक्स और टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, वहाँ से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, तो प्लीज़ जाकर के आप उसको देखें और पढ़ें। स्केल, जिसे सीमेंटेड स्केल भी कहा जाता है, वो क्या है? स्टेपल स्केल, बलपूर्ण स्केल, लिकर्ट स्केल और अपेक्षाकृत स्केल। तो ये प्रश्न भी पहले हो चुका है, वो क्या है? हमारी लिकर्ट स्केल के अंतर्गत आती है। ठीक, फिर अगला है हमारा बालूचरी साड़ियाँ किस प्रदेश से संबंधित है? मुर्शिदाबाद से संबंधित हैं। कपड़ों में ट्विल बुनाई का प्रभाव दिखाई देता है, तो ट्विल की जब भी बात आएगी हम लोग तिरछी रेखा पकड़ लेंगे, और जीन्स में ट्विल बुनाई होती है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े पर सीधा करके सुखाया जाता है, सुखाती भी है। तो कपड़े को सीधा करने की बात करें, कल मैंने आपको टेंटरिंग बताई थी। टेंट में क्या, ये अलग अलग यहाँ हुक्स लगे हुए होते हैं वुडन फ्रेम पर, तो वो मतलब ऐसे वायर से बंधे रहते हैं, ये हुक लगे रहते हैं और कपड़े के दोनों छोर को इस तरह से फंसा देते हैं, और क्या होता है उससे ताने और बाने के धागे सीधे हो जाते हैं। कीड़ों तथा फफूंदों से बचने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम प्रभावित कौन सा होगा? वनस्पतिक, पुनर्निर्मित, सेलुलोज तंत्र, जांतव तंत्र और संश्लिष्ट तंत्र। तो जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं उन पर फफूंदी और कीड़ों का प्रभाव नहीं लगता है, क्योंकि वो लगभग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और यहाँ पर वानस्पतिक तंत्र और जांतव तंत्र और ये सब क्या है, ये सब नेचुरल है और इन पर इसका प्रभाव लग जाता है। निम्न से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? लाइनेन है, रेयॉन है, डेक्रोन है, नायलॉन है। तो हम आँख बंद करके लगाइए नायलॉन। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो कपास उत्पादन में 2020 का मैंने जहाँ तक गूगल पे सर्च किया है वहाँ पर भारत ही आ रहा है। आप लोगों को कुछ और मिल जाए तो आप देख सकते हैं। प्रथम स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर USA है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ आगे आप कहीं से भी उसको आप अपने लेवल से देख लीजिए। ठीक, मानव निर्मित तंतुओं को चमक को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आंसर शीट पर ये ट्राइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और मैंने सर्च किया तो मुझे कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड को किसको, लस्टर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड है, और जो आप क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पर ट्राइक्लोरोबेंजीन है। तो आप अपने विवेकानुसार उत्तर लगाएं, क्योंकि बाद में आप ये न कहें कि अगर प्रश्न आया तो मैम ने ऐसा कहा था। तो जो मुझे सही लगा मैंने बता दिया और आपको आंसर भी बता दिया है कि इस तरह का आंसर है। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे गर्म करने की फिर उसे तुरंत ठंडा करने की विधि पाश्चराइजेशन कहलाती है। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ। डिब्बाबंद मतलब कि उसमें कोई जैसे डिब्बाबंद चीज़ है तो हम जान नहीं सकते कि अंदर सड़ी है या गली है, तो उससे जो संबंधित कानून जो लागू हुआ सन 1970 में लागू हुआ। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन की उपयुक्त आहारीय हिस्सा क्या है? 1 ग्राम आहारीय हिस्सा, ये जो है मैं इसको जो आपके ये वाले क्वेश्चन है RDA वाले क्वेश्चन, इसको मैं आपको नया जो आपका EAR है उसको मैं बताऊंगी आपको। और इस समय
मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो इस समय का है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के लिए काम में आता है? स्फेग्नोमीटर, थर्मामीटर, गोनियोमीटर, लक्स मीटर। तो स्फेग्नोमीटर ये जो है हमारा, ये ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन का नाम है। पोलियो रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। चिकित्सीय आहार तरल भी होता है, मुलायम भी होता है, सादा भी होता है, मतलब लिक्विड है। आपका यहाँ सॉफ्ट डाइट है और सिंपल डाइट है। ये सारी क्या है, ये इनमें सभी आंसर सही होता है। ये कौन सी जेस्टेशनल डायबिटीज़ कल मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको। ये कब होती है? गर्भावस्था में होती है। पालक के लौह अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसमें जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ऑक्सलेट्स। जो जितनी भी GLVs होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें ऑक्सलेट्स पाया जाता है। और ये क्या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ऑक्सलेट्स। और फाइटेट्स किस में पाया जाता है? ये हमारे ग्रेन्स में, होल ग्रेन्स में। ये ग्रेन्स में क्या पाए जाते हैं? मिलेट्स में, ग्रेन्स में, ये इसमें फाइटेट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल हरी चीज़ों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। फाइबर किस में पाया जाता है? वो भी हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, इन सारी चीज़ों में फाइबर पाया जाता है। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है? तो गर्भवती महिला के लिए लौह की प्रस्तावित आहारीय मात्रा, अगर हम पुराने के हिसाब से देखें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है RDA के हिसाब से कि उसकी मात्रा जो थी 40 mg पर डे है। ठीक, और 2020 का मैं आपको इसको ये अगले वीडियो में सारा ये बता दूंगी। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR द्वारा ये भी आपका प्रश्न पेंडिंग है। अगला प्रश्न है ये RDA का मैं आपको बताऊंगी। निम्न न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं होता। जीव रसायन मतलब आपके बॉडी का जो सीरम है उनका यूज़। मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हाँ जीव रसायन प्रणाली है। मूत्र में आयोडीन की मात्रा है, हाँ है। हीमोग्लोबिन, हाँ है, क्योंकि ब्लड लेते हैं उसमें। सीरम रेटिनॉल, हाँ ब्लड सीरम लेते हैं। ठीक है। और रक्तचाप, जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो क्या किसी तरह से कोई बॉडी सीरम निकालते हैं? नहीं। तो रक्तचाप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु के स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित रहेगा और उसे नींद में बाधा डालेगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी ले लिया जाए तो बच्चे की नींद में बाधा डालेगी। ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है? ये सब हम सभी जानते हैं कि मक्खन में पाया जाता है। और इसकी स्मेल कैसी होती है? जब आपका मक्खन ख़राब हो जाता है, उसको जैसा सूंघेंगे तो पता चल जाएगा कैसी स्मेल होती है। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मुख में कैंसर होना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन D आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है आपका 70%। एक जगह 65% था तो उस पर 65 पे भी टिक लगा हुआ था। कुल कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ज़्यादा न जानते हुए पोटेशियम परमैंगनेट पे हम जाएंगे। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? आप इसको याद कर लीजिए। जो कैल्शियम है, कैल्शियम मीन्स कैल्शियम का, हाँ हमारी हड्डी और दांतों में पाया जाता है ना, कड़ी चीज़ है। तो आप जान लें कि जो स्थायी कठोरता होती है जल की, वो कैल्शियम के कारण ही, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी 2-3 चीज़ें हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके पानी में मिले होने के कारण होती है। तो कैल्शियम सॉल्ट के कारण क्या होती है? जल की कठोरता होती है। आयोडीन खाने से बचाव होता है किसका? गलकंड, मतलब ग्वाइटर का। यहाँ फ्लोरोसिस क्या है? दांतों में फ्लोरीन की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक। रक्तहीनता क्या है? अनीमिया हो जाना। स्कर्वी क्या है? विटामिन C की कमी से होने वाला रोग, जिसमें क्या मसूड़ों से रक्त आपके निकलता है, आपके नहीं मतलब रोगी के। कौन सा विटामिन बांझपन को रोकने के लिए औषधि के लिए जाना जाता है? तो विटामिन E। ठीक। अगला प्रश्न है, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने के लिए हानिकारक पदार्थ बनता है? कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलिन, लिनोलिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक्रिलिक नामक पदार्थ बनता है, जो कि आपकी श्वास नली और आपकी आंखों दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन आवश्यक घटक है रेटिना रिसेप्टर्स के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए? तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम रोडोप्सिन का है। अगला प्रश्न है हमारा,
ग्लाइकोजन का संग्रह, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। और कहाँ स्टोर होता है, यकृत में होता है। संग्रह किस भाग में होता है, ये हमारे लीवर में होता है। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए, इसको छोड़िए ये प्रश्न, निम्न में से कौन सी पोषण अभाव रोग नहीं है, जीरोप्थालमिया और डिसलिपिडमिया, ऑस्ट्रोमैलेशिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा पोषण के अभाव का, तो जीरोप्थालमिया किससे होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। ठीक, ऑस्ट्रोमलेशिया किससे होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक, और डिसलिपिडमिया मतलब लिपिड्स का ब्लड में क्या चले जाना, जिसका कारण क्या होता है, हार्ट अटैक भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो डिसलिपिडमिया में होता क्या है, डिसलिपिडमिया में ये होता है कि ब्लड में जो लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें तैरने लगते हैं साथ साथ में, और जो नसें हैं उनको चोक करने का काम करते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक की स्थिति आ जा सकती है। आप लिपिड से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, उसमें क्या है, एनोरेक्सिया ये भी हमारा ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति अपने वेट को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि बहुत कम खाता है, और साथ में एक बुलीमिया नामक भी रोग होता है। ठीक है, बुलीमिया में क्या होता है, उनके बॉडी में ही अतिरिक्त खाने के बाउट होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो चाहते हुए भी वो कम नहीं, उनको ज़्यादा ही खाना पड़ता है। मैरास्मस, तो ये ज़्यादा खाने वाला बुलीमिया नामक रोग है। एनोरेक्सिया पूछेगा तो कम खाना। ठीक है, मैरास्मस बीमारी पाई जाए, तो ये दोनों जो है ये कोई भी कमी से होने वाला रोग नहीं है। ठीक, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 6 मास के आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में और 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो मैरास्मस वाली जो रोग है वो 1 वर्ष के से कम के बच्चों में होती है, और इसको सूखा रोग के नाम से भी हम जानते हैं। और जो मैरास्मस है वो प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है, और क्वाशियारकर प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। क्वाशियारकर में ही एडमा होता है। ठीक है, और उसमें जो ये है आपका मैरास्मस जो है, इसमें मून लाइक फेस हो जाता है, सॉरी मून लाइक फेस नहीं, वो मंकी फेस हो जाता है, और क्या पिजन लाइक वो चेस्ट हो जाता है। ये सारे जो हैं ये आपके सारे किसके हैं, आपके मैरास्मस के लक्षण हैं। फिर प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो जो ये हमारा प्लास्टिक है वो हमारा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। लोहे का कार्य, लोहे का कार्य खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो लोहे का कार्य क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करना। निम्नलिखित, लोहे मतलब आयरन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। तो यहाँ पर जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, कैल्शियम का महत्वपूर्ण जो स्रोत है मिल्क। ठीक है, और क्या नहीं पाया जाता दूध में, विटामिन सी और आयरन बहुत ही कम मात्रा में दूध में पाया जाता है, मतलब नहीं पाया जाता, नहीं के बराबर। और सी तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, और आयरन की बात करें तो नहीं के बराबर ही। तो कभी कभी ये पूछ लेता है प्रश्न। रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, रिकेट्स जिसको होता है। तो इसमें क्या है, स्कर्वी, ज्वर, बेरी और ऑस्ट्रोमलेशिया। तो ऑस्ट्रोमलेशिया मैंने आपको बताया था ना, ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स बच्चों में, ऑस्ट्रोमलेशिया वयस्क में, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्ध लोगों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा, सोयाबीन। तो मिनरल्स के स्रोत क्या हैं, ये हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन और मिनरल से भरपूर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हम सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं वो कितने टेम्परेचर पे, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है, 24 है। एक वीडियो था उसमें 18 हो गया था, वो बाई मिस्टेक हो गया था, तो आप उसको करेक्ट कर लें कि मनुष्य में उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या 24 है। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा। तो ठीक है, वसा कार्बोहाइड्रेट तो देता ही है, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में क्या, प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है। और जो बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देता वो क्या है हमारा, ये हमारा खनिज लवण है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन जो कि आपका प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें
हाँ, ये प्रैक्टिस सेट का सेशन है आपका और ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म हुआ। ओके, आप लोग ने पढ़ाई जारी रखिए। ओके, बाय।